This meeting is being recorded. हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है प्रिंस कुमार जी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी लॉ क्लर्कशिप कर रहे हैं। और ये बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है लीगल फील्ड में। और आज हम इनके बारे में मैं पहले कुछ और बता देता हूँ। जो प्रिंस कुमार जी हैं, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BA LLB कर रखा है। और ये बिहार जुडिशियल सर्विस का मेंस भी दे चुके हैं। और बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है, बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट इंसान है। हमसे ये पिछले 6-7 सालों से जुड़े हुए हैं। और आज आज हम इनको आपके लिए सिर्फ लेकर के आए हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी जैसा कि हमने आप लोगों को ग्रुप वगैरह में भी बताया था कि लॉ क्लर्कशिप का एक बार फिर से आ गया है रिक्रूटमेंट का। 31 या 36 ऐसे कुछ पोस्टें हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक प्रिसाइज गाइडेंस की जरूरत, राइट, उस व्यक्ति से सुनने की और सीखने की जरूरत है जो उस कोर्स ऑफ एक्शन से गुजर चुका हो, राइट। तो प्रिंस कुमार जी ऐसे उस पूरी आइडियल कंडीशन को फुलफिल करते हुए एक ऐसे जीते जाते उदाहरण है, जो कि उस सारी कंडीशन को, सारे उसको फ्रेमवर्क को पूरा करके हमारे सामने बैठे हैं। इसे ओके। तो आइए हम अच्छा, इसके पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने पहली बार जो लॉ क्लर्कशिप का जो पहली बार एग्जाम हुआ, उसी को प्रिंस कुमार जी ने 2023 में अटेम्प्ट किया था। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम हुआ करता था लॉ क्लर्कशिप का, उसमें क्या हुआ करता था कि सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होता था और उसके थ्रू रिक्रूटमेंट कर लिया जाता था। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अब होता, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब होता क्या है कि जो लॉ क्लर्कशिप की पोस्ट आती है उसमें एग्जाम होते हैं। दो स्टेजेस होते हैं, एक रिटन एग्जाम होता है और दूसरा होता है इंटरव्यू। इन सारी चीजें के निटी-ग्रिटीज पर वो प्रिंस कुमार जी अभी प्रकाश डालेंगे। तो हम एक बार फिर से प्रिंस कुमार जी का स्वागत करते हैं लीगल नैरेटिव के इस प्लेटफॉर्म पे। और फिर प्रिंस कुमार जी का रुख करते हैं। प्रिंस कुमार जी बताइए कि आपका ये लॉ क्लर्कशिप की जर्नी, जो मतलब काफी अच्छी मानी जाती है कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, और कि एकदम से 25,000 और 30,000 रुपए का एकदम हैंडसम अमाउंट मिलने लगता है, और वो भी एक एक या दो स्टेप का एग्जाम देने के बावजूद। तो प्रिंस जी ये बताइए कि आपका ये लॉ क्लर्कशिप की जर्नी क्या रही, इसमें कुछ उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और एग्जाम पैटर्न में जो रिटर्न होता है या इंटरव्यू होता है उसको आपने कैसे अप्रोच किया। तो पहले शुरू कीजिए कि आपका क्या तजुर्बा रहा, कैसे आप एग्जाम को कैसे देखते सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इस मीटिंग में आप मुझे इनवाइट किए। जी। और दूसरी बात कि आप जिस क्वेश्चन पूछे हैं कि जैसे इसका एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे रिटन एग्जाम हुआ था उसका। उसमें जो आप जैसे बताया थे कि दो उसमें कैटेगरी होता है, दो सेक्शन में बांटा रहता है। जी। पहला सेक्शन की उसमें जो एसे वाला आता है, दूसरा आता है जो प्रोसीजरल आता है उसके रिगार्डिंग में। तो जो जैसे आप बताए थे कि 11 पॉइंट्स ऑफ रिटन ऐसे ऐसे राइटिंग के अच्छा, वो रिगार्डिंग में। जो लीगल नैरेटिव का वो 11 पॉइंट ऑफ ऐसे राइटिंग, आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग वाला, वो उसकी बात हाँ कर रहे हैं हाँ आप। हाँ हाँ, बिल्कुल ओके ओके। बिल्कुल। तो आप जैसा स्ट्रक्चर उसमें बताया था कैसे से आपको लिखना है, कोई भी ऐसे आएगा तो कैसे आप अटेम्प्ट करिएगा। तो जो आप बताया था मैं उसी के रिगार्डिंग पूरा लिखा, और मैं काफी सेटिस्फाइड था इसके रिगार्डिंग में जी कि जी मैं अच्छा लिखा हूँ। जी। और जो आप दूसरा सेक्शन जो जो प्रोसीजरल लॉ आता है उसमें नहीं इससे नहीं, एक इससे सेकंड राइटिंग ये प्रिंस जी, पार्ट। ये प्रिंस जी ये बताइए कि आप जो येसे था, येसे का आपने उस टाइम पे कैसे, तो 3-4 टॉपिक दिए होते हैं, राइट। तो आपने क्या प्रूडेंस, क्या सोच करके उसमें से टॉपिक चूज किए कि आपने एकदम बेस्ट से लिखा, क्या चीज सोच करके, आपका उस समय क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था। इसमें आप ये पहले तो मैं इतना पता था कि आपने वहाँ पे काफी प्रैक्टिस मुझे करा दिए थे इसके रिगार्डिंग में, एसएस के रिगार्डिंग जी में। और उसमें मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा टॉपिक आएगा जो प्रिविलेंट टॉपिक अभी चल रहा है फिलहाल में, सोशियो जी इकोनॉमिक और जो भी, हाँ, पॉलिटिकल जो भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग में। तो इससे जी मुझे काफी कॉन्फिडेंट था वहाँ पे अटेम्प्ट करने के रिगार्डिंग में, जी तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। तो जी जी। वही 20-30 ऐसे जो प्रैक्टिस किया था और उसी में से लगभग मैं आ गया, तो उसी में अटेम्प्ट कर दिया उसी के स्ट्रक्चर पे। हाँ, तो अच्छा, उसमें कोई मतलब परेशानी। वहां पे जो टॉपिक आए वो कृपा शंकर पांडे के द्वारा पहले से बताए जा चुके थे, और जी जी उनको में बिल्कुल से आपको जो सबसे ज्यादा फेमिलियर टॉपिक लगा उसको आपने अटेम्प्ट कर लिया, राइट। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। हाँ, तो सेकंड पार्ट आप उसमें पहुंचते हैं रिटर्न एग्जाम में। सेकंड पार्ट के रिगार्डिंग में आपने जो जो कोर्स में आपने बताए थे प्रोसीजरल लॉ के रिगार्डिंग में कि ये सिलेक्टेड टॉपिक,
कि ये टॉपिक आपका मेंस में आ सकता है। तो उसके रिगार्डिंग में मैं काफ़ी अच्छे प्रिपरेशन कर रखा था, आप जैसे बताए थे आपके अनुसार। तो सर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई और उसमें भी अटेम्प्ट अच्छे से किया। अच्छा, और वो जो लॉ वाला पोर्शन पूछा जाता है, उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये हम बच्चों को बताइए। लॉ पोर्शन में और प्रोसीजरल लॉ ही मेनली पूछा जाता है सर। इसमें एक्चुअली जो पहला उसमें सबसेक्शन 2 बाँट दिया गया था, जो सेक्शन बी जो आता है उसमें 2 पार्ट में था। एक पहला सीआरपीसी के रिगार्डिंग में पूछा गया और दूसरा जी, सीपीसी के रिगार्डिंग में पूछा गया। सीपीसी में भी जो जैसे आप बताए थे उसी के रिगार्डिंग में पूरा हर एक चीज़ लिख दिया मैं। और जैसा ही क्वेश्चन भी वैसा ही आया था, ज़्यादा हार्ड टफ क्वेश्चन नहीं आया था सीपीसी के रिगार्डिंग में। और जी। सीआरपीसी में भी ऐसे ही प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग में आया था कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग कैसे चलता है और इसका उसी के बारे में लिखना था और जो भी आप बताए थे लगभग वही क्वेश्चन मैच करता था। तो इसमें भी ये ज़्यादा कॉम स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस कैसे थे, मतलब क्या जी, जी। क्वेश्चन के अंदर भी सब कैटेगरीज थी या क्वेश्चन डायरेक्ट? आप इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर वो सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप आता है कि शॉर्ट आंसर टाइप आता है। हाँ, उसमें सबसेक्शन बाँट दिया गया था, सीआरपीसी का भी था तो उसमें पार्ट में बाँट दिया गया था। जी, एक क्वेश्चन 25 नंबर का था, उसमें बाँट दिया गया, सबसेक्शन में बाँट दिया गया था कि जैसे कंप्लेंट प्रोसीडिंग आ गया उसी में, एक क्वेश्चन दे दिया गया उसमें उसमें फ्रेमिंग करके पहला कंप्लेंट प्रोसीडिंग, दूसरा एफआईआर प्रोसीडिंग कैसे-कैसे चलेगा, मतलब 3 भाग में बाँट दिया गया था उसको। और बाकी सीपीसी में भी ऐसे ही बाँट दिया गया था अल्टरनेटिव में, उसमें से ये अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर ये। मतलब लेकिन एक पार्ट में दो क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट थे तीन तीन। जी, बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल। ओके। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि प्रिंस जी ने बताया कि पूरी पूरी क्वेश्चन पेपर में जो रिटर्न वाला होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एसे राइटिंग का, दूसरा पार्ट होता है प्रोसीजरल का। अब इस दूसरे पार्ट में दो सब पार्ट होते हैं, एक सीपीसी का पार्ट होता है, एक सीआरपीसी का पार्ट होता है। जी, अब जी। सीपीसी वाले में भी दो क्वेश्चन आते हैं और जी, जी। सीआरपीसी में भी दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इन दो क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन के अंतर्गत तीन पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते हैं, दूसरे हाँ, हाँ। क्वेश्चन के अंतर्गत भी तीन सब पार्ट होते हैं। सेम सीआरपीसी और सीपीसी दोनों में चीजें होती है कि दो क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के तीन तीन सब पार्ट होंगे। इज इट ओके? हाँ। हाँ जी प्रिंस जी, फिर उसके बाद में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको कैसा लग रहा था कि आपका हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मतलब रैंक लाई थी उसमें। जी, जी। मुझे एक्चुअली कुछ उतना परेशानी नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका था। तो जी मुझे ऐसा वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसा कोई प्रेशर वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ वहाँ पे और लिखा भी काफ़ी अच्छे टाइम मिल गया था, 1 घंटे का टाइम था। जी 1 जी। या 2 घंटे का टाइम था। मुझे तो अब उतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट कितने याद घंटे का नहीं था है, लेकिन क्योंकि वो हाँ, बहुत टाइम हो गया ना, तो और ठीक उसका हाँ, रेलेवेंस एक बार खत्म हो जाता है कि जब एग्जाम बीत गया तो फिर क्या ही कोई याद रखेगा उसको। जी जी। जो प्रिंस जी बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं। तो तो काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से मैं लिख लिया था उसमें, कोई परेशानी नहीं हुई थी उसमें। इसका मतलब अगर मेंस का जो इसका लॉ क्लर्कशिप का जो मेंस होता है, उसमें अगर एक हुँ, व्यक्ति को प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा दी जाए और प्रॉपर उसकी उसका इवेल्युएशन कर दिया जाए, क्योंकि लोग लॉ तो पढ़ लेंगे, उनको लॉ रट्टा बिल्कुल। मार लेंगे, उनको कहीं बुक मिल जाएगी, कहीं बड़ी बड़ी जी, कोचिंगों जी। के नोट्स मिल जाएंगे लॉ पढ़ने के लिए, लेकिन उस जी, जी। नोट्स में से क्या पढ़ना है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, वो अगर कोई बता दे तो वो बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बड़ी बड़ी जो लॉ कोचिंगे हैं ये ऐसे लिखना नहीं सिखाती। अगर उनको कोई ऐसे लिखना सिखा दे, उनको ऐसे के पॉइंटर्स बता दे, उनको ऐसे के टॉपिक्स बता दे, तो मुझे लगता है कि वो आसान हो जाएगा रे। बिल्कुल सर। तो इससे आप प्रिंस जी क्या बताना चाहेंगे बच्चों को कि उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उनको कोई गाइडेंस लेनी चाहिए या मतलब खुद से ही भटकते रहना चाहिए इधर उधर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर इसमें इस क्षेत्र में अगर वो वीक हैं, तो उसके रिगार्डिंग में आपको अगर बढ़िया जगह अगर आपको गाइडेंस मिल जाए तो काफ़ी सफिशिएंट चीज़ होता है। आप ले जी सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं और मुझे तो काफ़ी सैटिस्फैक्शन मिला था। इसीलिए मुझे मैं जी रिकमेंड हर एक लोगों को करूँगा जो इसमें भी इस एरिया में वीक हैं। ऐसे जी राइटिंग में या फिर जो लॉ के क्षेत्र में जैसे प्रोसीज़रल प्रोसीज़रल जो कॉम्प्लेक्सिटी आता है, किसी के जो नॉर्मल बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उसको, बेयर एक्ट का हम्म, समझ नहीं होती है। तो जी उनके रिगार्डिंग मैं रिकमेंड करना चाहूँगा हर एक व्यक्ति को जिनका ये वीक एरिया है। वीक वीक एरिया पे अपने कमांड करने के लिए उनको जी, कहीं ना जी। कहीं से प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल लेनी चाहिए, क्यों नहीं? ओके। और प्रिंस जी एक बात और कि बच्चे जैसे कई बार वो सोचते हैं कि हम ऐसे लिख लेते हैं, तब एक अंदर से उनकी फीलिंग होती है कि मैं जब क्लास 6 में था तो मैंने काउंट के ऐसे लिखा,
और मैं काऊ पे अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं सोशल जस्टिस पर भी ऐसे लिख सकता हूँ। ये वाला बिल्कुल जो उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता रहता है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उनको हैम्पर करता है, उनकी प्रोग्रेस को हैम्पर करता है, उनके सक्सेस में मतलब बाधा के रूप में आता है। तो उन लोगों को बिल्कुल। आप क्या बताना चाहेंगे? क्या ये आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग कुछ अलग चीज है, या मतलब जो ऐसे आप काऊ पे ऐसे लिखते थे कि उसकी 4 टांगे हैं, 1 पूंछ है, 2 सींग है, वही उसी तरह से लिख देना सफिशिएंट होगा, कि उनको कोई एक अच्छा सा कैलिबर चाहिए, कोई एक अच्छा सा फ्रेमवर्क चाहिए जिसको फॉलो करना चाहिए? आप क्या बताना चाहेंगे सर इसमें? आपने तो सर लेसन इसके राइटिंग रिगार्डिंग के मैं यही लेवल बताना वाइज चाह पॉइंट रहा हूँ दिए कि थे। जी 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 मैं इसके बोलिए। रिगार्डिंग में यही बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप कोई भी ऐसे राइटिंग लिखते हैं तो उसके रिगार्डिंग में कुछ आपका एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए कि आप हर एक पॉइंट को कवर कर, किसी चीज में ऐसे पूछा गया किसी टॉपिक पे तो आप जी उस पे जी। पूरे एक स्ट्रक्चर लिखिए। हाँ आप हाँ। पूरे हर एक पॉइंट उसका कवर करिए, तभी आप उसका आप ऐसे वो पूरा कर सकते हैं, मतलब कंप्लीशन उसका कर सकते हैं। हाँ 360 डिग्री व्यू होना चाहिए उसका। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपका वो पूर्ण होता है वो ऐसे। ऐसे आप अगर लिखिएगा तो फिर वो दिक्कत होती है, मार्क्स मिलते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। आप उसको हाँ। पूर्ण तरीके से आप उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसमें थोड़ा वही दिक्कत होती है। तो उसके रिगार्डिंग में मेरा यही बिगेस्ट पॉइंट था पहले, जो मैं आपने ही बताया था कैसे कैसे स्ट्रक्चर लिखना है कैसे नहीं लिखना है। तो जब मैं ज्वाइन किया, आप बताएं कि ऐसे 11 पॉइंट ऑफ ऐसे राइटिंग वाला जो आप बताए थे कॉन्सेप्ट सर, जी जी। तो उसके रिगार्डिंग में काफी प्रैक्टिस किया था तो फिर मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर फिट हो गया था और वो काफी अच्छे अप्लाई में कर दिया वहाँ, एप्लीकेशन उसका काफी अच्छे से मैं किया वहाँ पे, जी जी। एग्जीक्यूशन काफी अच्छे से किया, तो मुझे काफी सेटिस्फेक्शन भी मिला कि मैं कुछ सीखा हूँ नया चीज। मतलब वो जो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो वाला आप पे अप्लाई होगा, क्योंकि आपका जी वीक बिल्कुल। एरिया था। अब आप जब हमसे जुड़े, उसके पहले आप इस चीज में वीक थे, उसके बाद में हाँ आपने खूब प्रैक्टिस की। उस प्रैक्टिस के दरमियान आपको आपने आप वो कहते हैं ना मैक्स मैन परफेक्ट की तरफ आप बढ़े, और जी जी आज आप इस मुकाम पे हैं कि आप एक हाई कोर्ट में मतलब इतनी बढ़िया पोजीशन जो कि स्टूडेंट एस्पायर करते हैं लॉ क्लर्क बनने के लिए, वो आप होल्ड कर बिल्कुल। रहे हैं। जी प्रेस जी, अब जी जी बताइए, ये तो रिटर्न वाला पूरा मामला हो गया, बच्चों को कैसे अप्रोच करना चाहिए, उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उनकी क्या स्ट्रेटजी, उनको कैसी गाइडेंस लेनी चाहिए। जी प्रेस जी। जी ये बताइए कि आपने इंटरव्यू स्टेज के बारे में मतलब क्या फील किया, और आपकी उसकी रणनीति क्या रही, इस पे थोड़ा प्रकाश हाँ डालिए। जी जी। जो इंटरव्यू यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे जो पूरे 300 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए, तो उसमें से मेंस तीन चार मेंस 300 बच्चे क्वालिफाई कराए गए। जी जी हाँ, जो मेंस जी क्वालिफाई किए थे, तो यहाँ पे तीन चार पैनल बना था, जी। दो जजेज ऑनरेबल जजेस का बना हुआ था पैनल। तो जो मेरा पैनल पड़ा था यहाँ पे, वो जी ऑनरेबल जस्टिस दिनेश पाठक के अंदर पड़ा था। उनके जी। साथ एक और ऑनरेबल जज थे, तो वहां पड़ा था। और मुझसे बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मुझसे जो क्वेश्चन का जो बेसिस था वो रिसर्च स्किल के बारे में था कि जी आप, हाँ स्टार्टिंग में तो इंट्रो हुआ, कहाँ क्या नाम है आपका, क्या क्या इंटरेस्ट है आपका करने का, क्या एम है आपका करने का, इसके जी रिगार्डिंग में। फिर एक्चुअली मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ था, कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद 6-7 मंथ का गैप था मेरे जी इंटरव्यू के बीच में और ग्रेजुएशन के बीच में। तो उसके रिगार्डिंग में वो क्लेरिफिकेशन पूछे कि आप क्या कर रहे थे इतना वक्त के दौरान। फिर जी पूछा गया मेरे से क्वेश्चन कि आप जैसे ऑनलाइन क्या क्या चीज जानते हैं, कैसे कैसे सर्च करना है, क्या क्या जानते हैं ऑफलाइन में, आप क्या कैसे कैसे एक्सप्लोर करेंगे, आप कोई भी रिसर्च स्किल आपको कैसे यहाँ पे करिएगा। यही जी। सब मैंने रिसर्च के स्किल के बाद ज्यादा फोकस था उस पर। और मुझसे कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए पूछा गया कि क्वेश्चन ऑफ एफआईआर है तो ऑनलाइन कैसे आप सर्च करिएगा, और ऑफलाइन अगर मिलेगा आपको, ये काम मिला आपका वर्क मिला तो आप कैसे करिएगा, ये जी चीज जी। के बारे में पूछा गया। हाँ जी। तो प्रिंस जी, आप जब इंटरव्यू देने के लिए मतलब वहां पे बैठे हुए थे, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही थी, कि मतलब पहली बार ऑनरेबल जजेस के सामने जा रहे थे, वो भी इंटरव्यू देने, तो आप क्या महसूस कर रहे थे? वहां पे तो स्टार्टिंग में एक नर्वसनेस जैसा फील हो रहा था मुझे कि जी। पता नहीं कैसा जाएगा। मतलब डर लग लेकिन रहा था, अंदर से धक धक हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल सर। लेकिन वहां पे जाने के बाद तो दोनों काफी हॉस्पिटैलिटी से बिहेव किए हैं तो मुझे काफी हाँ। अच्छा लगा, और मैं काफी अच्छे से वहां पे परफॉर्म अच्छा। भी किया, कोई मुझे वो प्रेशर वाला सिचुएशन नहीं हुआ। नहीं हुआ। और अच्छा, काफी स्विफ्टली कंप्लीट करे थे। पहले आप उन लोगों ने आपको शांत कर दिया एकदम अच्छे से, और फिर उसके जी बाद में उन्होंने चीजें आगे बढ़ाई, राइट? जी बिल्कुल सर। ओके ओके। तो प्रिंस जी, आप अगर अपनी इस पूरी जर्नी को समराइज करना चाहें, तो
बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे चीजों को अप्रोच करें, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक बार लॉ क्लर्कशिप में सिलेक्शन के बाद उनको कितनी सहूलियतें मिलती हैं, क्योंकि अभी बहुत लोग ये र्यूमर फैला रहे हैं कि बहुत काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। इसमें भी उनको बताइए कि बहुत काम नहीं करना पड़ता है। तीसरी चीज कि ये जो सैलरी मिलती है क्या वो मिल जाती है प्रॉपर टाइम पे, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को होती है, कई बार नहीं मिलती है। चौथी चीज कि क्या बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वो इस चीज को ऑप्ट करेंगे तो उनकी पढ़ाई हैम्पर हो जाएगी। तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए प्रिंस जी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कैसे यहाँ वर्क कल्चर है। जी तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको वो जजेस पे डिपेंड करता है, कैसे आपके ऑनरेबल जजेस हैं, उनका वर्क लोडिंग कैसा है ना, क्या चीज को जुरिडिक्शन वो संभाल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग में अगर कोई 482 अगर संभाल रहे हैं तो थोड़ा सा उनमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है। काफी ज्यादा आपको एक्सप्लोर करने का आपको भी मौका मिलेगा, लॉर्डशिप तो करते ही हैं, तो आपको ज्यादा काफी सीखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जुडिशरी का एस्पिरेंट हैं तो यहाँ आपको काफी फायदा मिलेगा। दोनों साथ जी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलली चलता है, दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, आपको प्रिपरेशन भी और ये भी चीज। और जी ज्यादा यहाँ पे लोड वाला चीज नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा काम करवाया जाएगा, ऐसा चीज नहीं है यहाँ जी पे। और दूसरी बात कि मैं बताना चाहता हूँ कि सैलरी के रिगार्डिंग में, तो सैलरी यहाँ पे पर मंथ 25,000 यहाँ पे सैलरी है। और जी। ये कब मिलती है यहाँ पे, तो ये बता सकता हूँ कि कोई यहाँ पे वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपको 10 तारीख तक मिल जाएगा, 5 तारीख तक मिल जाएगा, लेकिन हाँ अराउंड आपको 10 तारीख तक मिल जाता है, 10-12 मतलब ऐसा करके मिल जाता है मिनिमम। रुकती नहीं है, जैसे मिनिमम। होता है कि मतलब कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की रुक जाती है, तो इसमें रुकता नहीं है सैलरी। हाँ हाँ। हाँ ओके। तो नहीं प्रिंस जी यहाँ पे आपके एक्चुअली ऐसे मिल जाता है, हाँ 10 या 12 ऐसा करके मिल जाता है सैलरी, सैलरी का हाँ। जी। जी आ, जैसा कि अभी आप सब लोगों ने सुना, प्रिंस जी ने बहुत अच्छे से बहुत ही इलेबोरेटली हर चीज को बता दिया। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि इन्होंने लॉ क्लर्कशिप करते करते बिहार का मेंस लिखा हुआ है, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये जज बन जाएंगे इस बार। तो आपके दिमाग में अगर एकदम से आयोटा ऑफ डाउट अगर हो कि क्या लॉ क्लर्कशिप करते करते आप जज बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो वो डाउट आज के आज अभी के अभी इस वीडियो को समाप्त करते करते खत्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं खत्म हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी पोटेंशियल में कमी है, आपकी सोच में कमी है, आपकी हर चीज में कमी है। आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, आपको अपने लेवल अप करने की जरूरत है। और उस लेवल अप करवाने के लिए लीगल नैरेटिव आपके लिए एकदम समर्पित भाव से हमेशा के लिए लगा हुआ है, और हम लेकर के आ रहे हैं इस लॉ क्लर्कशिप का एक सुप्रीम बैच जो 25 ऑफ अगस्त 2024 से चलेगा। अगर अगर आपको ज्वाइन करना है और प्रिंस कुमार की तरह से चमकना है, उनकी तरह से लॉ क्लर्क रहते रहते जज बन जाना है, तो आप उस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है उस पे एकदम बेधड़क होकर के क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या डायरेक्ट कॉल कीजिए। और वो डायरेक्ट लगेगा किसको, सीईओ ऑफ लीगल नैरेटिव। वो आपको डायरेक्ट इनरोल कर देंगे इसमें, द सुप्रीम बैच ऑफ लॉ क्लर्कशिप फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, बाय बाय। आपको भी सर धन्यवाद, आपको बहुत बहुत। थैंक यू।